हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। हम आ चुके हैं इस पूरे टूर के फाइनल वेन्यू पे, लंदन। ये सेंट्रल लंदन में बकिंगम पैलेस आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है। लंदन रॉयल्टी यहाँ पर पिछले 300 सालों से रह रही है और इस पूरे एपिसोड में लंदन के आइकॉनिक स्पॉट से हम आपको पूरा एपिसोड डिलीवर करेंगे। बात करेंगे भारत के 2-1 सीरीज़ लॉस के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप जो स्पेन ने जीता, और आपको लेके चलेंगे होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में भी। बताएंगे आपको वहाँ की हिस्ट्री और स्पेशल स्टोरी के बारे में, और हम आपको बताएंगे पीवी सिंधु के बारे में जिन्होंने जापानीज़ ओपन जीता है इस हफ्ते। यही खासियत है खेल खेल में कि हम आपको सिर्फ क्रिकेट या उसके आसपास की ही स्टोरीज़ नहीं बताते हैं, हम आपको लेके चलते हैं बाकी स्पोर्ट्स पे भी, उन एथलीट्स की तरफ जिनको उतनी लाइमलाइट नहीं मिलती है जितनी क्रिकेटर्स को मिलती है। तो तैयार हो जाइए, आज का एपिसोड खास होने वाला है। चाय या कॉफ़ी का कप तैयार रखिए। शुरू करते हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान। तो इस समय मैं हूँ दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक बकिंगम पैलेस के सामने। ये लंदन रॉयल्टी का घर रहा है पिछले 300 सालों से। बहुत से लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। आज के दिन वीकडे है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, लोग देखने आ रहे हैं दिन में भी इसको। बात करेंगे भारत के 2-1 ओडीआई सीरीज़ लॉस के बारे में, क्या कारण रहे, क्या टीम का माहौल रहा है इस पूरी सीरीज़ में, और शुभमन गिल ने क्या कहा सीरीज़ लॉस के बाद जब हमने उनसे पूछा कि उनका ओवरऑल असेसमेंट पूरे टूर के बारे में क्या है। देखिए। इंग्लैंड दौरे का अंत भारत के लिए एक और सीरीज हार के साथ हुआ। लॉर्ड्स में खेले गए निर्णायक वनडे में भारत को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन अब जब इस पूरे दौरे पर नजर डालते हैं तो कहानी सिर्फ एक सीरीज हार की नहीं बल्कि कई बड़े सबक की भी है। सबसे बड़ी सकारात्मक बात रही भारतीय शीर्ष क्रम में वापसी। रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में शानदार शतक जड़कर अपने अंतर्राष्ट्रीय भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। विराट कोहली ने भी लय में लौटने के संकेत दिए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने पूरे दौर में जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भरोसा जगाया। हालांकि दूसरी तरफ गेंदबाजी और मध्यक्रम लगातार चिंता का विषय बने रहे। T20 और वनडे दोनों सीरीज में भारत दबाव के अहम पलों में मैच पर पकड़ बनाए रखने में नाकाम रहा। यही वजह रही कि इंग्लैंड ने दोनों सीरीज अपने नाम कर ली। लॉर्ड्स में सीरीज खत्म होने के बाद हमने कप्तान शुभमन गिल से पूरे दौरे का उनका आकलन जानना चाहा। My assessment of the series, I think we have had a pretty decent series. Both the matches that we have lost, we were sort of in the game for the majority of the game, and I think it's all about कितने लंबे टाइम तक हम गेम में कंसिस्टेंटली रह सकते हैं. It almost feels like we're in the game for about 80% of the game, and then the crunch moments, जो actually moments that dictate the game, that's where we are missing the trick. विश्व कप से पहले भारत के पास अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में इस दौरे से मिले सबक और शीर्ष क्रम की अच्छी फॉर्म दोनों ही टीम इंडिया की आगे की तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम हैं लंदन के सबसे आइकॉनिक एक स्पॉट पे, बकिंगम पैलेस, और यहाँ से कुछ ही दूर भारत का हाई कमीशन भी यहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ भारतीय टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और कुछ स्पेशल मेंबर्स को बुलाया गया था इस हफ्ते मैच से पहले एक डिनर के लिए। वहाँ पर टीम के कुछ खास जो सोर्सेज हैं, हमारे टीम से बहुत लंबे समय से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि कामराडरी टीम की बहुत अच्छी थी। मैच से पहले लॉर्ड्स में जो फाइनल ओडीआई हुआ, टीम का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। जो कि बातें चल रही थी कि रोहित शर्मा के और गौतम गंभीर के बीच में कुछ मतभेद हैं, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बातें चल रही थीं, वैसा कुछ माहौल देखने को नहीं मिला। विराट कोहली खुश लग रहे थे, आपस में सभी लोग काफ़ी आराम से और एक काफ़ी रिलैक्स्ड तरीके से बात कर रहे थे। तो कहीं पर भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि कोई टीम में इंटरनली कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई मतभेद है। और टीम हार ज़रूर गई, लेकिन जो रोहित शर्मा को लेकर अटकलें चल रही थी, उनके रिटायरमेंट को लेकर, कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस के बाद उन अटकलों को विराम मिला। विराट कोहली बहुत अच्छा खेले हैं सीरीज़ में, रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले हैं, और अब जब तक अगली सीरीज़ नहीं होगी तब तक आप देखेंगे इस अटकलों का जो एक पटारा पिछले कुछ दिनों में खुला है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके, क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं,
वो अब कुछ समय के लिए बंद रहेगा, क्योंकि दोनों चहेते स्टार्स जो भारत के फैंस के हैं उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज़ में। देखने में बहुत मजा आया। दिस इज व्हाट इज वर्ल्ड कप मींस एंड दिस इज दे प्रूव देम, और वो लोग डिजर्व करते हैं ये ट्रॉफी। अच्छा खेला अर्जेंटीना ने, ये नहीं कहूँगा कि बुरा खेला है, लेकिन स्पेन ने आज बहुत अच्छा करके दिखाया। तो इस हफ्ते फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हमें देखने को मिला। स्पेन जीता वर्ल्ड कप दूसरी बार। अर्जेंटीना फाइनल में वो जादू नहीं दिखा पाई जो उन्होंने 4 साल पहले फ्रांस के अगेंस्ट 2022 में दिखाया था, और शायद आपको मेसी भी इस स्टेज पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप स्टेज पे आखिरी बार देखने को मिले हैं। 4 साल बाद शायद मेसी वर्ल्ड कप में आपको ना दिखे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। स्पेन पूरा वर्ल्ड कप बहुत दमदार तरीके से खेली और उन्होंने अपना डिफेंस इतना मजबूत रखा कि अर्जेंटीना का जो अटैक था, मेसी थे, वो गोल पे शॉट ही नहीं लगा पाई, और 1-0 से स्कोर लाइन रही। स्पेन जीती और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप अपने आप में हुआ। अमेरिका में वर्ल्ड कप था, कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स थे। हमारे साथ पूरे वर्ल्ड कप में जुड़े थे रोहित मेहता, फुटबॉल विश्लेषक, कंटेंट क्रिएटर। बहुत उन्होंने अच्छे से वर्ल्ड कप को कवर किया। उनसे भी बात करेंगे इस पूरे वर्ल्ड कप के बारे में, कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स के बारे में, कौन से मोमेंट्स है जो उनको बहुत ख़ास लगे, और बात करेंगे पहले वर्ल्ड कप फाइनल की। ओवर टू यू रोहित, आपको क्या लगा कि वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा क्या रहा, अर्जेंटीना की क्या कमी रही और स्पेन ने क्या दबाव बनाया अर्जेंटीना पे जो स्पेन दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता? यूरो भी जीते थे अभी 2024 में, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आप बताइए आपके ख्याल क्या रहे फाइनल को लेके? यस सिद्धार्थ, देखिए आप तो सेंट्रल लंदन में है, लेकिन हम सेंट्रल पार्क भी नहीं जा पाने बिकॉज इट्स रेनिंग सो मच इन मुंबई। मैंने सोचा था कि ये सीक्वेंस मैं कहीं आउटडोर में करूंगा किसी फुटबॉल ग्राउंड में, बट बहरहाल स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत चुका है और एक तरफा, और अपनी भाषा में कहूं तो तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस था स्पेन का इस वर्ल्ड कप में। बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हराने के बाद उन्होंने खिताब जीता है। उन्होंने फ्रांस को हराया है, पोर्चुगल को हराया है और अर्जेंटीना को हराया है। और फाइनल की अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ, तो 90 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, 120 मिनट में अर्जेंटीना एक भी शॉट गोल पे नहीं मार पाया है। तो इसके लिए स्पेन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बट देखिए सिद्धार्थ, फीफा वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा रिवाइंड करें और हम डिस्कस करें मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स और बेस्ट मोमेंट्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस वर्ल्ड कप का? जी रोहित, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे इस वर्ल्ड कप में, और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस वर्ल्ड कप की कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे उन सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सभी को एक्सपेक्टेशंस थी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, वो गोल स्कोर करें बहुत सारे, और ऐसा हुआ भी। और अगर इंटरेस्टिंग मोमेंट अगर जो मुझे याद हो, एक इंटरेस्टिंग सेलिब्रेशन मुझे बहुत अच्छी लगी जिसकी बात करना चाहूँगा, वो थी नॉर्वे की टीम के फैंस जो थे उन्होंने रो सेलिब्रेशन जो करी। जिनको नहीं पता है उनके लिए बताऊं कि जब आप लंबी जो नाव होती है उसको चलाते हैं, बहुत सारे उसमें लोग चप्पू चलाते हैं एक ही डायरेक्शन में, वो रोइंग कहलाती है। वो रो करना और वो एक साथ हूट करते थे, रो रो रो, और वो एक्शन करते थे चप्पू चलाने का, नाव चलाने का। बहुत एक उत्साह भर देता था, एक एनर्जी भर देता था स्टेडियम में, मोटिवेट करता था नॉर्वे की टीम को। और बाद में नॉर्वे के प्लेयर्स भी, एर्लिंग हालैंड और सभी कई अलग अलग प्लेयर्स भी ड्रम की बीट के साथ वो पूरा एक्शन करते थे, एक सिंक्रोनिसिटी आती थी, मज़ा आया उसको देखने में। बेसिकली जब पुराने ज़माने में वाइकिंग्स जो थे वो जब किसी लड़ाई के लिए जाते थे तो उस समय उनको मोटिवेट करने के लिए एक इस तरीके का नारा लगता था, बोट्स में वो जाते थे, और वही सेलिब्रेशन इस बार नॉर्वे की टीम के फैंस ने करी, नॉर्वे की टीम के प्लेयर्स ने भी करी। वो नज़ारा मुझे जब देखने को मिलता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, और आई थिंक फैंस के लिए सबसे इंटरेस्टिंग सेलिब्रेशन थी इस बार नॉर्वे। सारे अगर टीम्स के सेलिब्रेशंस में इसमें अगर कहूँ तो ये सेलिब्रेशन सबसे यूनिक थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। जी सिद्धार्थ, ये सेलिब्रेशन हमेशा याद रखा जाएगा। आइकॉनिक सेलिब्रेशन था ये, आइकॉनिक। अगर मैं मेरे फेवरेट मोमेंट की बात करूं इस वर्ल्ड कप के, तो फेवरेट तो नहीं लेकिन मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट मेरे लिए तब था जब रोनाल्डो ने इस वर्ल्ड कप से एग्जिट ली थी, जब स्पेन ने पोर्चुगल को बीट करा था।
आई मीन मेरे साथ साथ रोनाल्डो के जो करोड़ों फैंस हैं उनका दिल टूट गया था उस दिन, और वो जो इमेज है रोनाल्डो की जब वो रो रहे थे वो मैं कभी नहीं भूल सकता. आई थिंक दैट्स द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी इन दिस वर्ल्ड कप. तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये बहुत आइकॉनिक लोकेशंस हैं. यहाँ पर डिफेंस हेडक्वार्टर हुआ करता था एक समय पे इंग्लैंड का. ये पीछे इस समय हाउस ऑफ कैवलरी म्यूज़ियम है. यहाँ पर सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दी गई है. अगर आप पीछे देखेंगे मेरे, यहाँ पर उनका स्टैचूज़ हैं. सेंट्रल लंदन की ये जगह है और इस जगह पे मैं ज़रूर ये एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मोमेंट जो वर्ल्ड कप का रहा वो शेयर करना चाहूँगा. रोहित, आप को याद होगा कि मैच ख़त्म होने के बाद, फाइनल ख़त्म होने के बाद मेसी पिच पे डिसअपॉइंटेड बैठ गए थे और लामिन यमाल जो कि स्पेन के यंग फुटबॉलर हैं वो वॉक करके आए और उनको उठा के मेसी को गले लगे. यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्क कंप्लीट होता है. मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जिन्हें नहीं पता. जब लामिन यमाल बिल्कुल छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो उनकी फैमिली ने एक कंपटीशन जीता जहाँ पर उन्हें बार्सिलोना की टीम से मिलने का मौका मिला. एक्सीडेंटल था और वहाँ उन्हें मेसी मिले. मेसी ने लामिन यमाल को गोद में उठाया. इतने छोटे थे लामिन यमाल और आज 19 साल बाद वो सर्कल कंप्लीट हुआ. लामिन यमाल आगे आने वाले समय के सबसे होनहार फुटबॉलर की तरह देखे जाते हैं और कहीं ना कहीं वो मेसी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं. तो वो जो स्टोरी आर्क कंप्लीट हुआ जब मैच के बाद दोनों गले लगे, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट लगा और मेरे लिए वर्ल्ड कप की वन ऑफ द हाइलाइट्स है. और कुछ लम्हे याद रह जाते हैं वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद. मेरे ख्याल से उनमें से ये एक होगा. सिद्धार्थ, अब आपने यमाल की बात करी है तो मेरा जो अगला फेवरेट मोमेंट है वो यमाल से रिलेटेड है, बट वो यमाल के लिए नहीं है, वो यमाल के छोटे भाई के लिए है. मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन पूरे सोशल मीडिया में उनके वीडियोस फोटोज वायरल हुए हैं इस वर्ल्ड कप में और इतने क्यूट, इतने एडोरेबल लगे हैं वो. और स्पेशली स्पेन वर्सेस फ्रांस के मैच में एक इमेज थी जो बहुत वायरल हुई थी, जहां पे फ्रांस का एक बच्चा है जो बहुत उदास सा, सैड सा हो रहा है और साथ साथ में पैरेलली यमाल के जो भाई है वो एकदम ऐसे जोश में यूं कर रहे हैं और वो बहुत खुश है. तो वो इमेज इतना खूबसूरत है, इतना कॉन्ट्रास्ट है उस इमेज में. तो मेरे लिए फेवरेट मोमेंट है यमाल के जो छोटे भाई हैं उनसे जो मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूं इस वर्ल्ड कप में. बड़े क्यूट से, बड़े एडोरेबल थे वो. इसके बाद मेरा जो फेवरेट मोमेंट रहा है इस वर्ल्ड कप का, जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूं कैबो वर्डे की टीम से, स्पेशली द मैच बिटवीन कैबो वर्डे एंड अर्जेंटीना. आई मीन कैबो वर्डे के जो गोलकीपर है वो जीनिया, वो 40 साल के हैं और अब उनका जाके डेब्यू हुआ था वर्ल्ड कप में. कैबो वर्डे पहली बार वर्ल्ड कप में खेला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिया था अर्जेंटीना के अगेंस्ट में. तो आई थिंक माय फेवरेट मोमेंट इन दिस वर्ल्ड कप इज ऑल्सो व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कैबो वर्डे एंड वोजीनिया. और कमाल की बात है, एक फैक्ट है सिद्धार्थ, कि स्पेन ने सारी कंट्रीज को हराया जिनसे भी उन्होंने खेला है, लेकिन कैबो वर्डे इज दी ओनली कंट्री जिसको स्पेन हरा नहीं पाया था. वोजीनिया ने क्लीन शीट ली थी अगेंस्ट स्पेन और ये बहुत बड़ी बात है. रोहित, वर्ल्ड कप के मोमेंट्स की तो बात हो गई, लेकिन आगे आने वाले भविष्य को आप कैसे देखते हैं फुटबॉल के, भारतीय फुटबॉल के, और क्या आपको उम्मीद है कि 2030 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें कहीं भारतीय टीम भी शामिल हो सकती है? आपकी क्या नॉलेज है इस बारे में या क्या इन्फॉर्मेशन है और कैसे देखते हैं आप भारतीय फुटबॉल के भविष्य को भी? एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, देखिए इंडिया के बहुत चांसेस हैं 2030 फीफा वर्ल्ड कप खेलने के, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और फीफा के जो प्रेसिडेंट है जियानी, उन्होंने कहा है कि अगले वर्ल्ड कप के लिए दे आर कंसिडरिंग 64 टीम्स और यहीं पे इंडिया के थोड़े चांसेस बनते हैं फीफा वर्ल्ड कप खेलने के. देखिए मैंने एशिया कप लाइव देखा था 2023 में जो कतर में हुआ था और मैंने वहां पे ऑब्जर्व करा था कि इंडियन प्लेयर्स की जो मोबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी कम पड़ती है फॉरेन प्लेयर्स के मुकाबले. अगर हम उस पर काम करें तो हायर चांसेस है इंडिया के टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप. और मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बोलूंगा कि प्लीज फुटबॉल के बारे में बातें करते रहिए, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए खेलने के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव ही कल को बड़ा रिजल्ट देखेंगे. ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा सिद्धार्थ दैट आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो. बड़ा मजा आया आपके साथ को होस्ट करने में यार. आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और फर्स्ट इंडिया न्यूज का. इट वॉज माई प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ खेल खेल में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रोहित, इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपकी प्रेजेंस के साथ ये पूरा सेगमेंट
बहुत पसंद किया गया और आपने शो में खेल खेल में बहुत कुछ ऐड किया अपनी प्रेजेंस से। उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी आने वाले समय में हमारे लिए फ़ुटबॉल के नगेट्स लेके आएँ, जुड़ते रहें हमारे साथ इस शो में। थैंक यू सो मच एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वंस आई एम बैक इन इंडिया। चीयर्स। जी सिद्धार्थ, आप आइए इंडिया और फिर हम साथ में बैठ के चेयर्स करेंगे, और हमारा जो चेयर्स है वो चाय वाला है। हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है आइकॉनिक बिग बेन। इसको आपने कई हिंदी फिल्म्स और इंग्लिश फिल्म्स में भी देखा होगा, कई वीडियो गेम्स में भी आपने इसको देखा होगा। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कल्चरली बहुत रेलेवेंट है। हम बात करेंगे हमारे बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की, जिन्होंने जापानीज़ ओपन जीता, वर्ल्ड नंबर 3 को फाइनल में हराया और लग रहा है कि वो एली ओलंपिक्स 2028 के लिए अब तैयार हो रही हैं और वापस से कहीं ये देश का नाम रोशन करेंगी ओलंपिक्स में। सभी को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं अगले 2 साल में उनसे, लेकिन इस बार काफ़ी समय बाद ये टाइटल आया। कैसी रही उनकी ये जापानीज़ ओपन की जर्नी, देखिए नेक्स्ट स्टोरी। भारतीय बैडमिंटन के लिए बीता सप्ताह कई मायनों में यादगार रहा। सबसे बड़ी खबर आई टोक्यो से, जहां 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए पहली बार जापान ओपन सुपर 750 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में सिंधु ने मेजबान और 3 बार के विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को हराकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। Yeah, it was quite a journey, and I think the last almost 2 years, I mean, it's been hard, but still I just believed in myself, and we all together did it. करीब 2 साल से बड़े खिताब का इंतजार कर रही सिंधु के लिए ये जीत किसी शानदार वापसी से कम नहीं रही। यह उनका पहला सुपर 750 खिताब भी है और 2019 विश्व चैंपियनशिप के बाद सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। एक समय जब उनके करियर पर सवाल उठने लगे थे, सिंधु ने अपने फिटनेस और जुझारूपन से एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर उनका मुकाबला करना आज भी आसान नहीं है। हालांकि इसके तुरंत बाद चीन ओपन में उनकी चुनौती दूसरे दौर में ही समाप्त हो गई। विश्व नंबर 4 चेन यूफेई के खिलाफ सिंधु ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन लगभग 1.5 घंटे चले संघर्ष के बाद उन्हें 3 गेम में हार का सामना करना पड़ा। फिर भी जापान ओपन का ऐतिहासिक खिताब भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़े आत्मविश्वास की सौगात लेकर आया है। विश्व चैंपियनशिप से पहले सिंधु की ये लय भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है लंदन आई। मैं अगर इस व्यू को पैन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर थेम्स रिवर, ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत आइकॉनिक लोकेशन से आज आपको एपिसोड दिखाया। एक और आइकॉनिक और एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट क्रिकेट लोकेशन पे लेके चलते हैं, द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स। वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का क्रिकेट म्यूज़ियम और वहाँ के क्रिकेट म्यूज़ियम के खास लोगों से बातचीत। देखिए ये स्पेशल स्टोरी ऑन द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का मैदान, जिसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में हर भारतीय फैन की नजर यहीं थी, लेकिन मैदान के ठीक पीछे लॉर्ड्स के ऐतिहासिक पवेलियन के अंदर बसा है एमसीसी म्यूजियम, जहां सिर्फ ट्रॉफियां और जीत की कहानियां नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे मुश्किल दौर की झलक मिलती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड्स सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, ये बना था मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड, एयर रेड शेल्टर और फायर स्टेशन। म्यूजियम में मौजूद दुर्लभ तस्वीरें दिखाती हैं कैसे बम गिरने के बीच भी क्रिकेट जिंदा था। मैदान पर खिलाड़ी हेलमेट और राइफल्स के साथ नजर आते थे, तो कभी जंग के बीच कैदियों ने कैंप में बल्ला उठाया। एमसीसी के हेड ऑफ हेरिटेज नील रॉबिन्सन के मुताबिक लॉर्ड्स मैदान क्रिकेट की जिजीविषा का प्रतीक है, जहां जंग हो या शांति, क्रिकेट की धड़कन कभी रुकती नहीं। And it just testifies to how important cricket had been as a continued thread of sporting and cultural life through the war, and also how it had reminded people of what life could be like outside of war. ये म्यूजियम हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ स्कोर कार्ड की कहानी नहीं है, ये उन खिलाड़ियों की भी कहानी है जिन्होंने देश के लिए मैदान से मोर्चे पर कदम रखा। कुछ लौटे, कुछ नहीं, लेकिन खेल जिंदा रहा, उम्मीद के साथ, जज्बे के साथ।
आज जब दक्षिण एशिया में क्रिकेट अक्सर राजनीति और तनाव में फंस जाता है, लॉर्ड्स म्यूजियम हमें सिखाता है कि क्रिकेट कभी पूरी तरह थमता नहीं। लॉर्ड्स म्यूजियम, जहां क्रिकेट सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की हिम्मत की कहानी कहता है। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। खेल खेल में के साथ जुड़ते रहिए। अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ सिद्धार्थ महान साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडियाज़ टूर ऑफ इंग्लैंड। हम आपको इंडिया से मिलेंगे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान।